हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निधि और आप सुन रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस राठौड़। एक बड़े से घर के एक कमरे में एक आदमी लगातार शराब पिए जा रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त बेहिसाब गुस्सा था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि अवधेश था, जो एक के बाद एक पैग लगाए जा रहा था। तभी उस कमरे में बबीता आई और उसने अवधेश को देखकर पहले अपने सिर को ना में हिलाया और आगे बढ़ अवधेश के हाथ से शराब का ग्लास लेकर अपनी आंखें नीचे कर उससे बोली, बस कीजिए, आपका अभी ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर ने आपको ड्रिंक करने के लिए मना किया है। अभी आप दवाइयों पर हैं। बबीता की बात सुन अवधेश ने उसके हाथ से ग्लास लेकर उसे देखते हुए बोला, बबीता, दिमाग मती ना खराब करे तुम्हारा। चुपचाप जाके सो जा। माँ ने बताने की जरूरत कोई ना सह। लेकिन बबीता एक बार फिर अवधेश को टोकते हुए बोली, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? प्लीज, ये सब आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अवधेश ने अब की बार बबीता को धक्का देते हुए बोला, तने एक बेर के बात को नहीं समझ आती? दिमाग खराब कर रखा है। ऐसा बोल वो वहां से चला गया और बबीता फर्श पर पड़ी, बस उसे जाते देखती रही। बबीता की आंखों में इस वक्त आंसू थे, क्योंकि वो जानती थी कि अवधेश इस वक्त कहाँ गया होगा। उसे पता था कि उसकी शादी एक नंबर के अय्याश किस्म के आदमी से हुई है। वो हर बार की तरह आज भी कहीं किसी कोठे पर ही गया होगा। बबीता ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और उठकर बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों के सामने अतीत के कुछ पल आने लगे। फ्लैशबैक। एक लड़की जिसने गुलाबी रंग का अनारकली सूट पहना हुआ था, झील के किनारे खड़ी होकर किसी का इंतजार कर रही थी। तभी एक लंबे कदकाठी वाले लड़के ने भाग कर आते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया और खुश होते हुए उससे बोला, देखो, रिजल्ट आ गया, मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया। उस लड़के की बात सुन उस लड़की ने उसे गले से लगा लिया और बोली, लेकिन तुम्हें इस बात को बताने के लिए दिल्ली से यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे फोन पर भी तो बता सकते थे ना। फालतू में तुम बाइक पर इतना दूर आए। उसी तभी उस लड़के ने उस लड़की के हाथ में एक पतली सी रिंग पहनाते हुए बोला, तुम्हारे लिए तो मैं आग का दरिया भी पार करके आ सकता हूँ, तो फिर दिल्ली से जयपुर क्या है? उसकी बात सुन उस लड़की ने उसे अपने गले से लगा लिया और रोने लगी। तभी उस लड़के ने उस लड़की के आंसू पोंछते हुए कहा, बबीता, तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, तो तुम क्यों रोती हो? ये लड़की कोई और नहीं बबीता ही थी, और वो लड़का था राजवीर। जी हाँ, अर्पिता का भाई। दरअसल कॉलेज के एक ट्रिप के दौरान ही बबीता राजवीर से मिली थी। दिल्ली के खालसा कॉलेज से राजवीर ट्रिप पर उदयपुर आया था और वहीं बबीता भी अपने कॉलेज से ही उदयपुर आई थी और यहाँ उनकी पहली मुलाकात हुई थी। राजवीर और बबीता को पहली ही नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया था और फिर धीरे धीरे उनकी बातें फोन पर होने लगीं और फिर मुलाकातें भी बढ़ गई। और ये मुलाकातें कब प्यार में बदल गईं, उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। राजवीर ने बबीता का चेहरा अपने हाथों में भरकर उससे प्यार से बोला, बस बबीता, थोड़े ही दिनों की बात है, मुझे बहुत जल्द जॉब रिप्लेसमेंट भी मिल जाएगी और फिर जल्दी ही हम शादी भी कर लेंगे। ऐसा बोल राजवीर ने एक बार फिर से बबीता को अपने सीने से लगा लिया। एंड फ्लैशबैक एंड। राजवीर को याद करते हुए इस वक्त बबीता के चेहरे पर एक मुस्कान और दर्द दोनों ही थे। मुस्कान की वजह थी राजवीर की यादें और दर्द की वजह थी उससे अलग होना। बबीता ने अपने आप से ही बोलते हुए कहा, क्या हुआ राजवीर, अगर हम एक नहीं हो पाए? मेरे लिए जिंदगी जीने के लिए तुम्हारे साथ बिताए हुए वो कुछ पल ही काफी हैं। मैं उन्हीं के सहारे अपनी ये जिंदगी जी लूंगी। हवेली। यश ने खुद को अर्पिता से अलग किया और उसे बेड पर बैठाते हुए बोला, तुम सो जाओ, मैं बस अभी आया। अर्पिता ने यश का हाथ पकड़ अपना सिर को ना में हिलाते हुए कहा, नहीं मेजर साहब, आप कहीं मत जाइए, मुझे डर लग रहा है। यश अर्पिता से बिना कुछ बोले उसके बगल में आकर बेड पर लेट गया और हल्के से उसके बालों में अपने हाथ फेरते हुए उसे सुलाने लगा। जल्दी ही अर्पिता भी गहरी नींद में सो गई।
यश ने जब देखा कि अर्पिता गहरी नींद में सो चुकी है, तो उसने बड़े ही आराम से खुद को अर्पिता से अलग किया और रूम का टेम्परेचर थोड़ा कम करते हुए उसने अर्पिता को ब्लैंकेट उठाकर वो रूम से चला गया। यश एक रूम में गया जहां जगदीश जी और जय जी पहले से ही मौजूद थे। यश ने अपने लैपटॉप को ओपन किया और वो हवेली की सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगा, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गया कि फुटेज ब्लर थी। उसमें कोई भी तस्वीर साफ दिखाई नहीं दे रही थी। यश ने गुस्से से अपना लैपटॉप बंद किया और जगदीश जी की तरफ देखकर बोला, काका सा, आपको थोड़ा चौकन्ना रहना होगा जब तक मैं ये ना पता कर लूं कि ये किसकी हरकत है। जगदीश जी ने भी यश की बात पर अपना सिर हाँ में हिला दिया। इधर प्रिशा अपने इंस्टाग्राम पर पृथ्वी को सर्च कर रही थी, लेकिन उसे पृथ्वी की प्रोफाइल कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, जिस वजह से वो चिढ़ते हुए बोली, क्या बकवास आदमी है यार। भला आज के टाइम पर भी इंस्टाग्राम पर कौन अपनी प्रोफाइल नहीं बनाता। लगता है मेरा पहला प्यार अधूरा ही रह जाएगा। ये सब बोल प्रिशा ने अपना लैपटॉप बंद किया और चुपचाप ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई। इधर पृथ्वी अपने रूम में सोफे पर बैठे हुए अपने फोन पर प्रिशा की फोटोज देख रहा था, जो उसने आज करण की पार्टी में कैप्चर की थी। प्रिशा की फोटोज देख पृथ्वी खुद से ही बोला, प्रिशा, अब तुम सिर्फ मेरी हो और बहुत जल्द ही तुम्हें मैं अपने पास ले आऊंगा। ऐसा बोल पृथ्वी ने प्रिशा की पिक को अपने गले से लगा लिया और वो गहरी नींद में सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग अर्पिता जब सोकर उठी तो यश रूम में नहीं था। सुबह के 6 बज चुके थे। यूं यश का सुबह के समय या फिर रात के समय कभी भी गायब हो जाना अर्पिता के लिए नया नहीं था। वो जानती थी कि यश एक आर्मी में सोल्जर है और वो भी एक हाई रैंक्ड ऑफिसर। उसके कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। इसलिए वो उठी और फ्रेश होकर नीचे हॉल में आ गई। जब वो हॉल में आई तो वहां बूंदी देवी बैठी हुई उसे मिल गई। अर्पिता आगे बढ़ी और उनके पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लिया। बूंदी देवी ने एक नजर अर्पिता की तरफ देखा और सुबह सुबह उसे ताना मारते हुए बोली, अरे वाह बींदड़ी, काफी खुशकिस्मत है तू, जो अपने ससुराल में अपनी मर्जी ते कदे भी आवे और कदे भी चली जावे से। काफी अच्छी तरीकों से अपनी उंगलियों पे नचा रखा से तूने मारे यश को। बूंदी देवी की बात सुन अर्पिता का सब्र का बांध अब टूट चुका था। वो थक चुकी थी बूंदी देवी के ताने सुन सुनकर, इसलिए आज उससे चुप ही नहीं रहा गया और वो बूंदी देवी को जवाब देते हुए बोली, दादी सा, मुझे वो ही अपने साथ लेकर गए थे। मेरी मर्जी तो ना आने में थी और ना जाने में। आप हर बार मुझे ही क्यों कसूरवार बनाती हैं। बूंदी देवी ने जैसे ही अर्पिता को उन्हें आगे से जवाब देते हुए सुना तो वो गुस्से से बौखला गई और वो अपनी जगह से उठकर खड़ी होते हुए बोली, घड़ी जवान चालने लग गई से थारी। लगता है ये यश ने तने ज्यादा ही सिर पर बिठा रखा है। फिर वो अर्पिता को एक नजर ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोली, थोड़े दिनों की बात से, जब तक मारे यश का दिल तेरे ते कोई ना भर जाता, जब तक उड़ ले तने जितना उड़ना से। जिस दिन थारे ये रंग रूप का असर मारे पोते पर फीका पड़ने लगेगा ना, तब तू सीधा जमीन पर आकर गिरेगी। ऐसा बोल बूंदी देवी वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। इधर अर्पिता अपनी जगह पर ही खड़ी होकर बूंदी देवी की मानसिकता को समझने की कोशिश कर रही थी। अर्पिता ने अपना सिर ना में झटका और खुद से ही बोली, इट्स ओके अर्पिता, इसमें इनकी गलती नहीं है। लड़कियों को लेकर इनकी सोच ही यही है, तो तू परेशान मत हो। किसी की भी सोच का हम कुछ नहीं कर सकते। फिर वो भी वहां से किचन की तरफ चली गई।